हाँ जी बेटा, क्या हाल है जी आपका। तो आज हम एनालिसिस करेंगे जी आपके एफएम के पहले टेस्ट का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट ये है कि जिन बच्चों ने ये टेस्ट किया नहीं हुआ, पहले आपको लिंक में ना क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, तो उसे डाउनलोड कर लें, सॉल्व कर लें पहले, फिर वीडियो को यहीं रोक दें, दोबारा सुने जब आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है जी बेटा, तभी कुछ फ़ायदा ना जो आपने खुद सॉल्व किया पहले। तो बाकी जो कर चुके हैं सॉल्व, वो अपना देखना शुरू करें जी कैसे है। जिस तरह पहला क्वेश्चन जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये आया आपको, नविया लिमिटेड विशेस टू रेज 10 लाख फॉर मीटिंग दी मॉडर्नाइजेशन प्लान। 3 लाख रुपए उसके पास रिटेन्ड अर्निंग में पड़े हुए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। फॉलोइंग आर दी फर्दर डिटेल। अब उसका डेट इक्विटी मिक्स है 40-60% का। मतलब 10 लाख में से 40% आप लगाओगे कि डेट होएगा, और 60% होगी आपकी इक्विटी। मतलब 4 लाख रुपए और 6 लाख रुपए। अब कॉस्ट ऑफ डेट दी हुई है उसने अप टू 180 10%, बियॉन्ड 180 16%। फिर उसके बाद उसने आपको अर्निंग पर शेयर बताया हुआ है, डिविडेंड बताया हुआ है, डिविडेंड का ग्रोथ रेट बताया हुआ है, मार्केट प्राइस और टैक्स। क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, मतलब ये आप सबने किया हुआ है, बहुत बेसिक टेस्ट है ये बेसिकली असेस करने के लिए कि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो एवरेज क्वेश्चंस हैं वो आते हैं कि नहीं। कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन कोई भी नहीं है इसके अंदर। तो बढ़ते हैं आगे जी सोल्यूशन की तरफ। इन्होंने पूछा था डिटरमिन द पैटर्न ऑफ रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस। ये एडिशनल फाइनेंस कैसे, किस सोर्सेज से आएगा। तो उसके अंदर बेटा देखो, एक ब्रॉड आइडिया तो मैंने ऊपर आपको दे ही दिया कि 10 लाख रुपए कैसे आएंगे, वो हमने यहाँ बना दिया। अब इसकी थोड़ी रिफाइनिंग करनी पड़ेगी। रिफाइनिंग मतलब 3 लाख रुपए जैसे इंटरनल इक्विटी से रिटेन्ड अर्निंग, बाकी 1 लाख रुपए की फ्रेश इक्विटी आ जाएगी। डेट में आप डेट 1 डेट 2 बना सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आंसर इसके होने थे कि 3 लाख रुपए की आपकी इंटरनल इक्विटी, बाकी ये फ्रेश इशू इक्विटी कैपिटल का, वो भी 3 लाख ही, कोई 6 लाख पूरा करना। डेट 1 180, डेट 2 16% पे 220। तो ये आपके पहले पार्ट का आंसर था, कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं। देन उसके बाद उसने पूछा डिटरमिन दी पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। इसमें आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि भाई आपको पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट पूछी गई है। अब डेट ये दोनों है, ये दोनों, तो पहले तो इनकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकाल लेना, फिर उसके बाद एवरेज कर देना। आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालने के लिए आपके पास टैक्स रेट क्वेश्चन में दे रखा है, कितने परसेंट है सर? 50%। तो अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। पहले तो इसको आफ्टर टैक्स किया गया, 5% रह गया, ये 8% रह गया। तो इन दोनों की वेटेड एवरेज कर दी गई है, 185% वाला, 228% वाला। वेटेड एवरेज आ गई 6.65 की। तो ये आप बड़े इजीली कर सकते थे। अब अगला पार्ट क्या पूछा गया वो भी देख ले भाई। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आपको रिटेन्ड अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी की कॉस्ट निकालनी है, इक्विटी की कॉस्ट निकालनी है, सॉरी। देखो जी, क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ डिविडेंड दिया रखा था, ग्रोथ रेट दिया हुआ था, तो फॉर्मूला ये वाला जिसकी डेरिवेशन तक आप लोग जानते हैं, ये अप्लाई होने वाला था। अब रिटेन अर्निंग की कॉस्ट नॉर्मली इक्विटी की कॉस्ट के बराबर ही हो जाती है, अनलेस आपको पर्सनल इनकम टैक्स रेट, ब्रोकरेज, वो सब दिया हो। हाँ, एक थोड़ा सा डाउट, जिस तरह आपको हमेशा पता ही है कि ये डिविडेंड जो पे आउट 2 रुपये दिया हुआ है, अब ये D0 माने या D1 माने। इंस्टीट्यूट की प्रेफर्ड अप्रोच D0 है जी। तो D0 के अकॉर्डिंग ये आंसर यहाँ दिए होंगे, लीजिए जी, देखिए ध्यान से। तो ये आपकी जी कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग और कॉस्ट ऑफ इक्विटी सीधे सीधे आ गई। कुछ भी मुश्किल नहीं था भाई, मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने कर लिया होगा। अब वो कहेगा बेटा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दे। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आ गई सर। सारे कंपोनेंट यहाँ पुट कर दिए कि वेट्स बनाने या नहीं बनाने आपकी इच्छा। देन उन्होंने क्या किया कि इक्विटी दोनों इकट्ठी दिखा दी कि कॉस्ट सेम है। डेट 4 लाख लिख के उस पर एवरेज कॉस्ट लगा दी। तकरीबन तकरीबन आपका आंसर 11.66 के आसपास चला गया होगा। हाँ जी, अब जिस तरह की हमारे पास थोड़ा इसमें ये होता है ना, कई बार बच्चे पूछते हैं जी सर यहाँ तक ठीक हुआ, वहाँ तक ठीक हुआ, तो कितने नंबर मिलेंगे। पूरा अगर देखें तो ये 8 नंबर का सवाल है जी। 8 नंबर के सवाल की जो मार्किंग स्कीम बनाई जाए, तो पैटर्न ऑफ फाइनेंस डिटरमिन करते वक्त आपको मैं यहाँ 2 नंबर दे रहा हूँ। ठीक है जी। बाकी मैंने हमेशा कहा कि मार्किंग स्कीम ICI के अकॉर्डिंग अलग अलग भी हो सकती है। डेट की एवरेज कॉस्ट 2 नंबर। पैटर्न ऑफ फाइनेंस में प्रेजेंटेशन मेनली है, जो प्रेजेंटेशन है तो 2 नंबर है। देन उसके बाद जी कॉस्ट टू इक्विटी भी सिंपल है। देन लास्ट में आपको फॉर्मूला लगाना है। तो इस तरीके से अगर कहीं आपकी गलती या कमी पेशी रह गई है, आप अपने नंबर चेक कर सकते हैं कि कितने बनेंगे। उसके बाद जी अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी बड़ा कॉमन और पुराना सवाल है। क्या स्टोरी है वहाँ पे, उसकी बात शुरू कर दी जाए। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन दी WACC यूजिंग द बुक वैल्यू वेट्स एंड द मार्केट वैल्यू वेट्स, डिबेंचर्स,
प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। देन लिखा है जी ऑल दी सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट, रीसेंट प्राइस भी दिए हुए इन सबके, जिस तरह की आप देख ही सकते हैं। एंटिसिपेटेड एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज बता रखी है, 100 रुपये पर डिबेंचर एट पार, 20 ईयर मेच्योरिटी, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ था। अब उसने आपको आगे बताया कि भाई डिविडेंड जो है इक्विटी शेयर पे एट द एंड ऑफ द ईयर इज ₹2 एक्सपेक्टेड डिविडेंड, तो इट मीन्स इट इज D1, और ग्रोथ रेट 5% है। प्रैक्टिस ऑफ पेइंग ऑल द अर्निंग्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। बात होती थी हमारी कि अगर ऐसे लाइन लिख दी जाए तो उसका मतलब तो वैसे ग्रोथ होता ही नहीं है फिर, कि जब आप जो कमाते हैं वो सारा ही बांट देते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ग्रोथ तो नहीं आएगी। पर फिर भी हम मानते थे कि ग्रोथ विल बी देयर बिकॉज इट इज गिवन टैक्स रेट 50%। तो इसमें सर ज़्यादातर तो जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो अप्लाई होने हैं। आप एक बार गो थ्रू हो जाओ कि आपके सारे आंसर ठीक आ गए कि नहीं। केडी पहले निकाला शॉर्टकट मॉडल लगा के, रिडम्पशन वाला क्वेश्चन है, शॉर्टकट मेथड लगाया गया, फॉर्मूला मेथड लगाया गया। तो इसके अंदर जी अगर आप डाटा, मैं यहाँ से क्वेश्चन का देख लेता हूँ ताकि थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाए। ये देखिए जी, 100 रुपये डिवेंचर है, 20 ईयर मेच्योरिटी, 8% कूपन, तो 8% के हिसाब से इंटरेस्ट यहाँ 8 रुपये ले लिए गए हैं। टैक्स रेट क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं यहाँ से। टैक्स रेट अगर आप देखें तो क्वेश्चन में शायद एंड में दिया हो, बिल्कुल बिल्कुल जी एंड में दिया हुआ, 50% टैक्स रेट लगा दिया गया है। फिर उसके बाद जी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन के अंदर, रिडीमेबल एट पार है तो रिडम्पशन वैल्यू 100 ही लिखी गई है। अब एनपी क्या होता था सर, इशू प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ इशू। अब इशू प्राइस नेचुरल है कि हम सेल प्राइस को ही मानेंगे 100 को, फ्लोटेशन कॉस्ट 4% उसमें से हटा देंगे, तो ऐसा करके ये 96 हो जाएगा। नीचे दोनों की एवरेज की जाएगी तो 4.29 के आसपास इसकी कॉस्ट रहेगी। होपफुली ये सबने ठीक किया होगा पहले तो। देन उसके बाद जी केपी आएगा, उसमें भी इस तरह का ही शॉर्टकट फॉर्मूला लगाया जाएगा। उसकी कॉस्ट आती है जी 10.60। सारी एक्सप्लेनेशन सेम ही है, बस ध्यान ये रखें कि उसमें टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। देन देयर इज अ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो कई लोगों की इसमें गलत भी हो जाएगी, क्योंकि हमें जो ध्यान देना है इसमें कि फ्लोटेशन कॉस्ट भी है 2 रुपए की, तो नेट प्रोसीड्स इसकी उठानी है हमने, 20 हो जाएगा, अकॉर्डिंगली 15% आएगा। नाउ जब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली जाएगी बुक वैल्यू वेट्स पे, तो बुक वैल्यू वेट्स में तो यही वैल्यूज यूज होंगी, मतलब कि ये जो दिख रहा है ना आपको यही यूज होने वाला है जब बुक वैल्यू वेट्स लगाने हैं। ये देखें, बुक वैल्यू वेट्स के अकॉर्डिंग वेटेड एवरेज कर दी गई है। फिर उसके बाद जब ये कहेगा कि अब मार्केट वैल्यू वेट लगाओ, तो आप इन सबको इनकी मार्केट वैल्यू पे लिखोगे। मार्केट वैल्यू रिसेंट आपको दी हुई है, ध्यान ये रखें कि सिर्फ वेट बदलना है आपने, कॉस्ट परसेंटेज वही रहेगी। इस तरीके के आंसर आपके इस सवाल में आने चाहिए। उसके बाद जी तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल कहता है जी एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी, देन रिजर्व एंड सरप्लस, 10.5% प्रेफरेंस शेयर, देन डिबेंचर्स, देन टर्म लोन्स। इस तरीके से बहुत ही बेसिक टेस्ट है बेटा जी, 100% आपके क्वेश्चन इसमें ठीक होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। अब लिख के आ रहा है जी डिबेंचर ऑफ द एबीसी आर रिडीमेबल आफ्टर 3 years एंड आर कोटिंग एट दिस रेट। 3 साल बाद रिडम्पशन है, ये रेट चल रहा है। एप्लीकेबल टैक्स इतना है। करंट मार्केट प्राइस 60 रुपये ये शेयर के लिए, ध्यान से। डिफॉल्ट रिस्क फ्री रेट ऑन 10 year गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बॉन्ड, ये RF बेटा, एप्पो मॉडल की तरफ इशारा। एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम RM माइनस RF, और बीटा एवरीथिंग इज गिवन। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल आफ्टर 5 years सेलिंग एट दिस, ये सब दिया हुआ था। ये सवाल बेटा जहां हमारा ओरिजिनली है ना असाइनमेंट में, वहां हमने YTM इसमें लगाया हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ YTM है, तो मैंने जानबूझ के डाला। कई बार बच्चे बहुत तगड़े रट्टेबाज होते हैं, उनको याद ही रह जाता है कि वो YTM वाला था। इसमें ऐसा कुछ YTM वीटीएम नहीं लिखा, और पेपर का आपका रूल ये है कि अगर YTM नहीं लिखा तो शॉर्टकट मेथड ही लगना है। अब वो कहता है जी आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लो यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स, तो इसकी आप कॉस्ट कंप्यूटेशन देख लो, कहीं आपको ज्यादा ही रट्टा तो नहीं लगा हो और आपने YTM ही लगा दी हो। तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ डेट कंप्यूट हुई है शॉर्टकट मेथड से, I1 माइनस टैक्स, और बाकी की चीज़ें आपको बताइए, RV माइनस NP अपॉन N, ठीक, और इनकी एवरेज। देन कॉस्ट ऑफ टर्म लोन कंप्यूट हुई है, देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस है। देन उसके बाद जी हमारा के आता है, के इज रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा RM माइनस RF, ये के आ गया आपका 15। अब मार्केट वैल्यू वेट्स लगाए जा रहे हैं। अब ध्यान ये रखना है कि हर चीज़ को मार्केट वैल्यू पे लिखना है यहाँ पे आपको। थोड़ा मैं क्वेश्चन में से पढ़ दूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा समझाने के लिए। ये देखें, जैसे 150 मिलियन शेयर है, 150 मिलियन शेयर है आपके, ये 150 मिलियन शेयर है, 10 रुपए इनकी पार वैल्यू है।
अगर मार्केट वैल्यू पे लिखना है तो वो 60 रुपये, तो 150 इंटू 60 करके 9,000 आ गया। देन प्रेफरेंस शेयर है 1 मिलियन, उनकी वैल्यू इतनी होगी। देन डिबेंचर्स 1.5 मिलियन, उसकी मार्केट प्राइस इतनी। देन टर्म लोन्स। देन नेचुरल है कि जब हम मार्केट वैल्यू वेट लगा रहे हैं, ध्यान देंगे आप, रिजर्व एंड सरप्लस वहाँ नहीं आते, क्योंकि जो मार्केट वैल्यू इक्विटी है वो इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ रिजर्व। और इसमें आईसीआई के मॉड्यूल में एक ट्रीटमेंट सा है कि भाई वो दोनों को मार्केट वैल्यू की रेशियो में बांट देते हैं, वो मैं जरूर डिस्कस कराता हूँ इस सोल्यूशन में। ये भी आईसीआई का ही खुद का सोल्यूशन है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मार्केट वैल्यू वेट्स लगे, फिर ये वेट्स को परसेंटेज में बनाना शुरू कर देते हैं। ये बनाना नहीं बनाना वो आपकी इच्छा। ये कॉस्ट उठाई, ये इनकी एवरेज आई, तो तकरीबन इसके आसपास के आंसर आपके होने चाहिए। अब मॉड्यूल में क्या होता है कि जो लेटेस्ट एडिशन अगर आप देखें, ये थोड़ा प्रैक्टिस मैनुअल वगैरह में से उठाए गए क्वेश्चन, तो कई वो सोच जड़ी है वो पुराने वाली है। तो यहाँ हमने इसके इक्विटी की मार्केट वैल्यू ये रखी। मॉड्यूल में अब वो लोग क्या करते हैं कि इसे वो मार्केट वैल्यू मानते हैं कि दिस 9,000 इज द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एज वेल एज रिजर्व्स, और जो उनकी बुक वैल्यू होती है उस रेशियो में इस मार्केट वैल्यू को बांट देते हैं। काफी सुपीरियर अप्रोच है वो। और मैंने खास तौर पे मॉड्यूल की स्टडी मटेरियल की वीडियो तभी बनाई थी आपकी कि ताकि आप वो भी देखें। उसमें क्या होगा कि अगर आप अलग अलग करके, जैसे इन करंट सिचुएशन, अगर आप इस वैल्यू को, मैं इधर से दिखा भी देता हूँ, इन दोनों की रेशियो में बांट भी देते हैं, दोनों की कॉस्ट सेम ही आएगी। पर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि मॉड्यूल में है, जिसके अंदर दोनों की कॉस्ट में फर्क हो, इक्विटी की कॉस्ट कुछ और रिजर्व की कॉस्ट कुछ और हो, भैया फिर फंस सकते हैं। तो इट इज बेटर कि यू शुड हैव द नॉलेज, आपको पता हो कि कब ऐसा करना जरूरी हो सकता है। ठीक है भाई। देन उसके बाद जी आगे इस सवाल में क्या पूछा गया वो भी देख लें। आगे इन्होंने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछी गई है। जैसे उसमें कहा है कि अगर ये 750 मिलियन एक और नए प्रोजेक्ट के लिए लाना चाहते हैं, और इनमें इनका डेट होगा 20%, मतलब 750 का 20% हो गया 150, ये डेट होगा, बाकी 600 रहेगी इक्विटी। ठीक है सर। नए प्रोजेक्ट का बीटा ये होगा। डेट कैपिटल जड़ी है वो लोन के थ्रू आएगी। 100 मिलियन तक का रेट ये रहेगा, 10% रहेगा अगले 50 मिलियन का रेट। अब इसकी आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालनी थी, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था सर। ये देखें, पहले तो नई के ही निकाल दी नए बीटा के अकॉर्डिंग, यस सर। फिर पहले 100 मिलियन तक का ये रेट, उसके आफ्टर टैक्स किए, फिर बाद के आफ्टर टैक्स किए, फिर इनकी वेटेड एवरेज कर दी। तकरीबन तकरीबन इतने आंसर आपके पास आने चाहिए। अगला सवाल, अगला सवाल भी तकरीबन मिलता जुलता ही था। XYZ लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बुक वैल्यू, कैपिटल स्ट्रक्चर, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन्ड, और ये सब दिए हुए हैं। नेक्स्ट डिविडेंड कहते ही 3.6 है। डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 7। मार्केट प्राइस 40। प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, करंटली इतने पे। डिबेंचर रिडीमेबल आफ्टर 6, करंटली इतने पे। टैक्स रेट दिया हुआ 40% का। क्वेश्चन तकरीबन सिमिलर लग रहा है। पूछने का स्टाइल कहता है जी आप WACC निकालो और बुक वैल्यू अप्रोच से भी करो और मार्केट वैल्यू से भी करो। फिर कहता है डिफाइन वेटेड मार्जिनल शेड्यूल ऑफ वेटेड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल शेड्यूल, अगर आगे इस तरीके से फंडिंग आती है, वो बाद में बात करता हूँ। पहले ये देखो कि पहला पार्ट जो है वो आपका किस तरह से निपटाना है। तो ये भाई पहले हम कैलकुलेशंस देख लेते हैं कि किस तरह की गई हैं। ले आओ, मैं यहाँ से क्वेश्चन भी साथ साथ आपको दिखा दूँ, इक्विटी के बारे में क्या वहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ देख लें। तो देखो इक्विटी का आपको दिया हुआ है कि डिविडेंड, डिविडेंड सर देखें 3.6 है, मार्केट प्राइस 40 है, ग्रोथ ये है, और एक्सपेक्टेड लगा हुआ वर्ड। एक्सपेक्टेड तो D1 ही होता, बात ही खत्म होगी। कई आ गया, कई आ गया जी। 3.6 अपॉन 40 प्लस 7, दिस इज 16%। बिल्कुल सही सर, ये कई आएगा आपका। फिर प्रेफरेंस शेयर, उसकी कहानी, PD, RV, NP, ये सारा कुछ, वो 15.43 आ रहा है, ये भी आपका ठीक ही आया होगा सर। डिबेंचर्स की फिर वही शॉर्टकट मेथड 12.7 आ रहा है। टर्म लोन में सीधा आफ्टर टैक्स ही किया, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई गलती हुई होगी, क्योंकि बहुत ही बेसिक है, जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं इस डिस्कशन में। तो बुक वैल्यू वेट्स लगाए गए, ये बुक वैल्यू पे सारे कंपोनेंट आ गए, इवन दी रिजर्व्स, ये सब आ गया। अब इसके आगे इनकी कॉस्ट रख दी है, उसके बाद वेटेड एवरेज इतनी आएगी। देन आपको इसी में ये भी कहा गया है कि भाई आप मार्केट वैल्यू वेट से भी करें। मार्केट वैल्यू वेट लगा दिए गए, इक्विटी को मार्केट वैल्यू पे वैल्यू कर दिया गया। देन कॉस्ट वही एज इट इज, और ये नई एवरेज आ गई है। हाँ जी, यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है आईसीए के प्रैक्टिस मैनुअल में से, वो हम जरूर दिखाएंगे आपको।
Since retained earnings are treated as equity capital for the purpose of calculation, the market value of ordinary share may be taken to represent the combined market value of equity and reserve. यही अप्रोच हम फॉलो करते हैं कि जो मार्केट वैल्यू इक्विटी है वो दोनों की कंबाइंड मार्केट वैल्यू है. The separate market value of retained earning and ordinary share may also be worked out. कहता है आप दोनों की अलग अलग भी निकाल सकते हो by allocating to each these a percentage according to their book value. This is the new approach जो आपके नए स्टडी मटेरियल में है. तो उसके हिंट इस सोल्यूशन में भी इन्होंने दे रखे हैं आपको. डिपेंड करता है कि आपने अब कैसे किया. और जिन लोगों ने तो स्टडी मटेरियल की वीडियो देख रखी है उन्होंने ऑब्वियस एलोकेट किया होगा और बहुत अच्छी बात है जी की है. ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं आप. और आगे देखते हैं. और इसमें जो अगला पार्ट था यहाँ ये कह रहे चाहता है कि भाई वेटेड मार्जिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लो. कहता हमें 10 करोड़ चाहिए अगले साल. अब ध्यान से देख लो क्या क्या बातें हैं. एक हल्की सी कंफ्यूजन भी है. इफ इट रेजेस 10 करोड़ नेक्स्ट ईयर गिवन द फॉलोइंग इन्फो, अमाउंट विल बी रेज्ड बाय इक्विटी एंड डेट इन इक्वल प्रोपोर्शन. मतलब 10 करोड़ में 5 करोड़ इक्विटी होगी, 5 करोड़ डेट होगा. कंपनी एक्सपेक्ट टू रिटेन 1.45 करोड़ अर्निंग्स नेक्स्ट ईयर. ध्यान से देखना उसने ये लिखा 10 करोड़ नेक्स्ट ईयर. 10 करोड़ की फंडिंग नेक्स्ट ईयर है और कंपनी एक्सपेक्ट टू रिटेन 1.5 भी नेक्स्ट ईयर. तो इसका मतलब 10 करोड़ में से 5 करोड़ इक्विटी है, पक्का ना, 5 करोड़ डेट है. अब वो जो 5 करोड़ इक्विटी है ना उसमें से 1.5 करोड़ इंटरनल इक्विटी है. ये ध्यान में रखें. The additional issue of equity share will result in a net price being fixed at 32. अब ये नए इक्विटी शेयर जो इशू होंगे उनका प्राइस होगा 32. टर्म लोन कहता है जी 15% होगा पहले 2.5 करोड़ पे, 16% होगा अगले 2.5 करोड़ का. तो ये कहानी थी. इसको हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज कहीं जो हो गए हों. बाकी मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा कोई कंफ्यूजन वाली बात है. मेजोरिटी बच्चा कर सकता था. हम उसके हिसाब से चेक करते हैं इसको कि क्या वहाँ स्टोरी बननी चाहिए थी. तो भाई थोड़ा 1 मिनट. ये देखें सर, ये आपकी 5 करोड़ की इक्विटी है जिसमें 1.5 करोड़ रिटेन्ड अर्निंग है, 2.5 के 2 लोन है. फिर यहाँ आफ्टर टैक्स जो कॉस्ट मेंशन्ड है इसके ऊपर विचार करते हैं. 18.25 कैसे आया. इसके लिए जो आपको आगे यहाँ दिया हुआ है और यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई जो डिविडेंड है वो वही सेम, प्राइस नहीं शेयर वाला, ग्रोथ सेम, वेरी सिमिलर. मतलब जब भी ये सिचुएशन पहले भी असाइनमेंट में आती है तो मैं आपको बताता रहता था कि सिर्फ प्राइस ही चेंज बोला उसने, बाकी एक ही कंपनी है, डिविडेंड और ग्रोथ हम सेम ही मान के चलेंगे. देन जो ये डेट थे इनकी कॉस्ट नॉर्मल है जी. आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकाल लिए, जरा भी मुश्किल वाला काम नहीं है, आप सारे कर सकते हो. ये आपका जी क्वेश्चन था. इसके बाद जी एवरेज आप चेक कर सकते हैं इतनी आएगी. होपफुली आपका ये क्वेश्चन भी ठीक ही हुआ होगा. ठीक है. अब बात आती है कि बीटा कैलकुलेशन पे शायद एक सवाल मैंने डाल दिया. मैं चलो थोड़ा सा बच्चों को तंग भी करना चाहिए. रेट ऑफ रिटर्न ऑन सिक्योरिटी कंपनी एक्स एंड द मार्केट पोर्टफोलियो इज गिवन. तो ये सिक्योरिटी एक्स की 10 ईयर्स की रिटर्न है, ये मार्केट की रिटर्न है 10 ईयर्स की. यस सर गिवन है. कहते हैं इसका बीटा निकालो. 6 नंबर का था ये. अब बीटा आप लोगों को फॉर्मूला याद था. फॉर्मूला सर ये था बीटा का, स्टैंडर्डेशन ऑफ सिक्योरिटी. स्टैंडर्डेशन ऑफ सिक्योरिटी, एक मिनट भाई इसको क्या हो गया. स्टैंडर्डेशन ऑफ सिक्योरिटी अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ मार्केट इनटू कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट. ये फॉर्मूला होता है जी स्टैंडर्ड. जो बीटा का फॉर्मूला आप लोगों को आता होता है या आना चाहिए वो ये है. तो काफ़ी काम है उस हिसाब से. तो अगर डाटा देखें, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं दिया हो, सब आपको बनाना है. वही छोटे बच्चों वाला काम है भाई. स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी आनी चाहिए. एक्स माइनस मीन ऑफ एक्स का स्क्वायर समेशन अपॉन एन अंडर द रूट. देन कोरिलेशन निकालनी आनी चाहिए या कोवेरियंस निकालना आना चाहिए, तब बात होगी. तो इसका हमने ये थोड़ा आपको ब्रीफ सा आंसर यहाँ दिया हुआ है विच यू कैन सी. बेसिकली ये आंसर है जी आपका. बेसिकली टेबल बनेगा ऐसा. ये फिर उसके बाद डेविएशंस हैं, देन मल्टीप्लिकेशन है उनकी, केयरिंग वगैरह हुई है. बीटा फाइनली इतना आएगा 5.05. नहीं 5.05 नहीं 0.505 ये बीटा आएगा. ये कोवेरियंस वगैरह का फॉर्मूला बीच में आ गया, घबरा गए हैं बच्चे कुछ. सर बता देता हूँ, वो एक ऑल्टरनेट अप्रोच होती है, वो इन्होंने लगा रखी है इसे ने. ये देखो, ये हम लोग ऐसे लिखते हैं कि दिस इज कोरिलेशन बिटवीन दिस एस एन एम. ये बीटा
इतना समझ तो सारे। अब कोरिलेशन कैसे आती है, कुछ याद है? कोरिलेशन ऐसे आती है, ये x माइनस मीन ऑफ x, y माइनस मीन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x, स्टैंडर्डेशन x ही लिखना, अब स्टैंडर्डेशन ऑफ x, स्टैंडर्डेशन ऑफ y और ये n, ये कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है। अब ये x, s और m की जगह मैंने x और y यूज कर दिया, घबराना ना, ठीक है? अभी इसको ऐसे भी थोड़ा सा छोटे करके भी आपने कई बार देखा होगा कि ऐसे, ठीक है? ये कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है। अब अगर आपको याद कराऊं मैं, क्या इसी बहाने आपकी रिवीजन भी हो जाए, कोवेरियंस अगर निकाल लो तो इतना हिस्सा, ज्यादा टाइम नहीं ले रहा मैं आपका, इतना हिस्सा कोवेरियंस का फॉर्मूला होता है। इतने हिस्से को हम लोग कोवेरियंस कह देते हैं। मतलब समझ आ रही बात आपको कि इतने हिस्से को हम कोवेरियंस कह देते हैं। तो अगर ऊपर वाले फॉर्मूले में इसको ऐसे लिखा जाए, जैसे जो हमारा बीटा का फॉर्मूला, बीटा इज दिस स्टैंडर्डेशन ऑफ एस, स्टैंडर्डेशन ऑफ एम इंटू आर बिटवीन दिस। अब इसको अगर कोवेरियंस की फॉर्म में लिख दिया जाए, देखते हैं क्या होता है। दिस इज कोवेरियंस बिटवीन एस एंड एम। ध्यान से समझना, मैंने कोरिलेशन के फॉर्मूले में इतने हिस्से को कोवेरियंस बोल दिया। नीचे आ जाएगा स्टैंडर्डेशन ऑफ एस, स्टैंडर्डेशन ऑफ एम। नाउ फिर बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, सर आप चाहे सिंपल लगा लो, जो हुआ हुआ क्लास में ज्यादा वैसे कर लो, पर इससे भी बीटा आ जाता है। मतलब कोवेरियंस बिटवीन एस एंड एम अपॉन वेरियंस ऑफ मार्केट, इस तरीके से भी बीटा आ जाता है। फॉर्मूला कोई भी लगाओगे आंसर यही पाओगे बेटा। तो ये था जी आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टेस्ट। बहुत ही इजी था मेरे अकॉर्डिंग, ज्यादातर बच्चों ने मैक्सिमम टेस्ट को ठीक ही किया होगा। ओके जी बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।